हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी तक हम बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 4 तक स्टडी कर चुके हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि जो हम लोग फिजिक्स के अंदर मैथ यूज करते हैं, है ना, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई डेरिवेशन पार्ट आता है तो वो हम यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे। हाँ, हम ये बता सकते हैं यहाँ पर, ये हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसको डील कैसे करना है। ठीक है। तो किसी भी टाइप का डेरिवेशन यहाँ पर आता है तो उसको हम स्किप करेंगे। हम सिर्फ वो चीज़ देखेंगे कि हमें इस फॉर्मूले के हेल्प से फिजिक्स के अंदर कैसे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो साइन कोसाइन ट्रायंगल रूल स्टडी करने वाले हैं, जो किसी भी ट्रायंगल्स के लिए वैलिड है। ठीक है, वैलिड फॉर ऑल ट्रायंगल। ठीक है, ये साइन एंड कोसाइन जो रूल है वो किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें जैसे कि ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन क्या होता है, एक्सिस की बात करते हैं, ये सब, ये सारे एक्सिस होते क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के मतलब कि मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हुए रहेंगे x1 y1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे x2 y2। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ए और बी के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। ए और बी के जो बीच जो डिस्टेंस होगा उसे निकालना कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसी भी एक लाइन दिया रहेगा उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, स्लोप का मतलब ये ऐसा लाइन हो सकता है, ये ऐसा लाइन हो सकता है, किसी भी टाइप का एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो उसका सबका स्लोप क्या होता है, उसका एक जनरल फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला क्या होते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है लाइन का। उसके बाद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम लोग इसकी बात करेंगे, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे m स्लोप होता है और c क्या है, इंटरसेप्ट है। क्लियर है। तो ये सारे डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, सो आर यू ऑलरेडी, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले साइन एंड कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल जो है, अगर ये किसी केस में तब वैलिड होता है जब आपके पास कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है और उसकी लेंथ वगैरह दिए हुए हैं, लेट्स सपोज टू बी ए बी एंड सी बिटवीन साइड, और उसके जो एंगल हैं, उसके एंगल जो भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कि बीटा, गामा और अल्फा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पर देखें, ठीक है ना, ये एंगल क्या है, बीटा है, ये एंगल क्या है, गामा है, ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा बाई ए। साइन अल्फा देखो, साइन अल्फा यहाँ पर है और इसके ये वाला साइड क्या होते हैं, साइन अल्फा के अपोजिट वाला साइड ए है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन गामा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है साइन अल्फा बाई अल्फा, साइन अल्फा बाई ए, साइन बीटा बाई बी, साइन गामा बाई सी। ठीक है, तो ये साइन रूल का फॉर्मूला है। क्लियर है, ये साइन रूल का फॉर्मूला है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसको हम, इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा भी ना जाए। देखो, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। क्या है, ये एक ट्रायंगल है जहां पर ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 35 डिग्री, और ये एंगल है कितना, कितना बचा बाकी का, बाकी कितना बचा, ठीक है 105 डिग्री। लेट्स सपोज टू बी ये Q है, ये R है और ये P है, P Q R। और ये भी मान लेते हैं यहाँ की P Q R जो है वो 2 है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, इस टाइप से। ठीक है, तो साइन लॉ के अकॉर्डिंग, साइन रूल के अकॉर्डिंग, साइन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे होगा पी क्यू डिवाइडेड बाई, अब देखो ये पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल, 45, मीन्स ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, मीन्स की
पी क्यू डिवाइडेड बाई साइन 40 इज इक्वल टू, क्वेश्चन यहाँ पे है कि पी क्यू क्या होगा। बेसिकली क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन क्या होगा, पी क्यू यहाँ पर क्या, पी क्यू आपको फाइंड करना है। सो पी क्यू बाई साइन 40, पी क्यू बाई साइन 40। उसके बाद क्यू आर, क्यू आर के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, साइन। क्यू आर के ऑपोजिट एंगल बताओ, क्यू आर। ट्रायंगल सही है क्या, आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल सही है क्या। 45 प्लस 105 कितना होता है, 150, 150 प्लस 35 ऐसा होता है क्या, एंगल 30 होगा, राइट, सॉरी फॉर दिस, एंगल 30 होगा। सो क्यू आर बाई 30 डिग्री, क्यू आर बाई 30 डिग्री मीन्स की साइन 30 डिग्री। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो ना, पी क्यू, क्यू आर आपको दिया हुआ है। सो पी क्यू डिवाइडेड बाई साइन 45, क्यू आर दिया हुआ है 2, साइन 30 1/2 और साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 है ना। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो √2 पी क्यू इज इक्वल टू 4, सो पी क्यू इज इक्वल टू 4/√2। अब इसको मैं थोड़ा सा रेशनलाइज करता हूँ। सो ये कितना हो जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाई 2, सो ये कितना होगा 2, दैट इज 2√2। पी क्यू कितना आ गया हमारा 2√2। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होंगे, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमसे पूछा जाएगा, है ना। तो बेसिकली याद करने का तरीका क्या है कि जो भी एंगल है उसके अपोजिट वाला साइड आप याद रखो, जो भी एंगल, एंगल के अपोजिट वाला साइड, और उसके बाद डिवाइड कर दो। जैसे कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाई ए, साइन बीटा, तो साइन बीटा का अपोजिट एंगल बी है, साइन बीटा डिवाइडेड बाई बी। साइन गामा का अपोजिट एंगल सी है, तो साइन गामा डिवाइडेड बाई सी। तो ये हो गया हमारा साइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल इज नथिंग बट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गामा। क्लियर है, क्लियर है क्या, यहाँ पर ये बातें क्लियर है कि हमने बताया क्वेश्चंस भी किस टाइप के आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइन रूल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेसिक ज्योमेट्री के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली बेसिक ज्योमेट्री का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि स्पेस में है हम, और स्पेस में हमें एक कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, है ना, वहाँ पे कोऑर्डिनेट। तो इस चीज में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है बहुत ही हेल्प करता है। हम कहीं का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कोई भी पोजीशन हमें निकालना हो, है ना, उस लाइन का पोजीशन, कर्व्स का स्लोप है, सारी चीजें जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस से ही, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से ही होते हैं। जितनी भी सारी चीजें होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से ही होते हैं। तो इस टाइप के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर होता है, पोलर होता है, स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। किसी भी शेप में आप दे देगा और बोलेगा कि आप उसका कोऑर्डिनेट्स निकाल कर बताओ, ठीक है। तो जनरली हम जो यहाँ पे स्टडी करेंगे राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच इज यूज्ड इन फिजिक्स। तो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट क्या, ओरिजिन एक्सिस और एक्सिस। इफ द पॉइंट इज ऑन अ गिवन लाइन or in a particular direction, only one coordinates is necessary to specify its position. So if it is in a plane, then two coordinate system are required. If it is in a space, then three coordinates are required. आप हमेशा देखोगे कि जब एक स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, है ना, तो वहां पे ये एक्चुअली क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये 2D है ना, समझ रहे हो बात को। ये किस केस में हो गया, ये स्पेस में हो गया, सॉरी प्लेन में हो गया, ये प्लेन में हो गया। प्लेन में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। अगर हम स्पेस की बात करें, अगर हम स्पेस की बात करें तो हमें तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, तीन कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। अगर हम सिर्फ एक पॉइंट की बात करें तो वहां पे हमारा एक ही कोऑर्डिनेट से काम चल जाता है, ठीक है, समझ रहे हो बात। जैसे कि हम लोग थ्री, जैसे कि एक्स वाई जेड की बात करें, यहाँ पर क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो अगर कोई कहीं और की बात करें तो यहाँ पे भी अगर हमें बात करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक्स वाई और जेड का कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ प्लेन की अगर बात कर रहा है, जैसे कि ये है, ये प्लेन है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ बताना पड़ेगा कि एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे 2D में, प्लेन में हमें सिर्फ दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, स्पेस में हमें कितने, तीन कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। जबकि एक सिर्फ अगर जहाँ पे पॉइंट है, पोजीशन है, वहां पे सिर्फ हमें एक कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं।
अब हम लोग आते हैं कि ओरिजिन, एक्सिस, ये सब वगैरह होते क्या है एक्चुअली। ओरिजिन का मतलब होता है कोई भी एक फिक्स पॉइंट, जहां पे भी आप पेन रख दो वहां ओरिजिन बन जाता है, दैट इज ऑल। और ओरिजिन का एडवांटेज ये है कि सारे वैल्यू जो मेजर्ड किए जाएंगे वो ओरिजिन के रेफरेंस में ही किया जाएगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही किया जाएगा, ओरिजिन को आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि मान लो कि हम कोई भी एक 2D मोशन का ग्राफ बना रहा हूँ, तो मान लो कि यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो कि पोजीशन भी है, ओरिजिन यहाँ पे है, तो ये ओरिजिन की रिस्पेक्ट में ही इसका कोऑर्डिनेट्स दिया जाएगा। मान लो कि ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये ओरिजिन की रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस में जाएंगे तो ये 2 हो गया, और ये वाई एक्सिस में जाएंगे तो ये 2 हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, x की तरफ 2 और y की तरफ 2, तो ये x का वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट्स, और ये y का वैल्यू, y का कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है, उसके बाद y का कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है। अगर मान लो कि यही वैल्यू कहीं एक एक्सिस पे होता, मान लो कि ये 2 है और ये क्या है, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो आपको बोलना होता है कि इसका अगर कोऑर्डिनेट्स होगा तो क्या होगा बताओ, ये भी 2D है, तो इसका सबसे पहले x की तरफ में क्या है, x की तरफ में तो 0 पे है, x की तरफ में 0, y की तरफ में कितना 2 है, तो 0,2 इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। इसी तरह से x पे होगा तो 2,0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ओरिजिन का मतलब यहाँ है, ओरिजिन का मतलब ये है कि कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट जहां से सारे वैल्यू मेजर किए जाते हैं। क्लियर है? अगर हम एक्सिस की बात करें तो एक्सिस का मतलब क्या है, एक्सिस का मतलब ये है फिक्स्ड डायरेक्शन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, कोई भी एक फिक्स्ड डायरेक्शन। जैसे कि ओरिजिन ये है, हमने एक ऐसा ले लिया और एक ऐसा ले लिया जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यही एक्सिस कहलाता है। ठीक है, अब समझ में है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट अंडर द कंसीडरेशन ऑलवेज हैपेंस टू बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड ओनली वन एक्सिस रिक्वायर्ड, दिस इज जनरली कॉल्ड द एक्स एक्सिस, है ना, सिंपल सा एक अकेला है तो एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्लियर? अगर हमें प्लेन में डिटरमाइन करना है, प्लेन कंसीडर करना है, तो उस केस में हमें दो एक्सिस का जरूरत पड़ता है, दैट इज एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्पेस में, तो उस वक्त हमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों का जरूरत पड़ता है, विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एच अदर। इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, प्लेन के लिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो एक्सिस होंगे, और स्पेस के लिए तीन एक्सिस होंगे, एक्स, वाई एंड जेड। अब आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ओरिजिन कैन बी एनी फिक्स्ड पॉइंट कन्वीनियंट यू, दैट इज इट इज डिनोटेड बाय O, and the x-axis is any fixed direction passing through the origin and convenient to you, thus it is not at all necessary that so called horizontal line passing through the origin। कोई जरूरी नहीं है, आप किसी को भी एक्स वाई जेड मान सकते हो, बट जनरली जो हम लोग एक होता है ना कि शुरू से हर बुक में ये मानकर आया जा रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई बोलते हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो ये चेंज भी कर सकते हो, ये भी एक्सिस हो सकता है, ये भी एक्स एक्सिस हो सकता है, ये भी एक्स एक्सिस हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही एक्स एक्सिस होगा। क्लियर है? क्लियर है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एक्स एक्सिस मानकर ये हमने बताया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, जितने भी एंगल मेजर किए जाएंगे वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से ही मेजर किए जाएंगे। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, हमने ये एंगल बनाया, ये एक लाइन सेगमेंट बनाया, तो जो भी एंगल मेजर करेंगे वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, जो भी एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल। जबकि जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर ये
क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आ रहा है तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो नेगेटिव एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेगेटिव एंगल कहलाएगा। आई बात समझ में? और जो एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा उसका मतलब जैसे कि ये परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस हमने बना लिया और ये जो एंगल फॉर्म होगा ये 90 डिग्री बन जाएगा परपेंडिकुलर एक दूसरे के, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब ये जो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? पॉजिटिव। थीटा क्या है? पॉजिटिव एंगल है। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जिसका डायरेक्शन ऐसा हो, ऐसा होगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से निकल रहा है, यहाँ से भी एक्स एक्सिस से निकल रहा है, बट एक्स एक्सिस के अपोजिट साइड से निकल रहा है, इसलिए नेगेटिव एंगल कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने डायरेक्शन दिया था कि ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा वो कोई जरूरी नहीं है क्या हो एक ही टाइप का हो। जैसे यहाँ पे है ये 90 डिग्री है, ये सीधा सीधा ये 90 डिग्री बन गया। यहाँ पे एक क्रॉस मेथड में दिया गया है तो ये भी एक दूसरे के 90 डिग्री है, ये भी एक दूसरे का 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है ना, ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब है यहाँ पर बताओ? हर जगह पे पॉजिटिव एंगल है, हर जगह पे क्या है? पॉजिटिव एंगल है। तो पॉजिटिव आप यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ले रहे हैं। इस केस में 90 डिग्री हो सकता है, हो सकता है इस केस में 90 डिग्री है ना। तो सिर्फ 90 डिग्री का मतलब ऑब्वियसली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। इट डिपेंड्स, हम यहाँ पे साइन की अभी बात नहीं कर रहे। क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट वे में हम 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट हमें याद रखने वाली चीज ये है कि जब ओरिजिन से एक बार ओरिजिन फिक्स्ड हो गया एंड एक्स एंड वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या हो जाएगा? एक बार ओरिजिन फिक्स हो गया एंड उसके बाद एक्स एंड वाई एक्सिस जब हम फिक्स्ड कर लिए तो जेड एक्सिस जो है ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड जो होगा वो क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। म्यूचुअली जब परपेंडिकुलर होगा तो कोई भी दो एक्सिस जब शिफ्ट हो जाएगा तो 90 डिग्री जो जेड वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक अपना फिक्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। क्लियर है? जैसे कि ये x, ये y, ये x तो z इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? है बात समझ में? ये y, ये x तो z ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। तो इस टाइप से वो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जाता है जब भी कोई दो एक्सिस फिक्स हो गया तो। अब किसी पॉइंट का पोजीशन अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? अगर कोई प्लेन एक्सिस मतलब x और y है तो उस केस में x और y पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वही उसका कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा, वही उसका पोजीशन कहलाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स जो है वही उसका पोजीशन को स्पेसिफाई करता है, जो कि एक ओरिजिन से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है। ओरिजिन से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है। क्लियर है? ये ओरिजिन से क्या होगा? एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा। जो पोजीशन की हम लोग बात करेंगे वो ओरिजिन से क्या होगा? वो फिक्स डिस्टेंस पे होगा। कोई भी पार्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम कोई भी, जैसे कि यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 प्रीवियस वाला के एग्जाम्पल है, और x1 y1 जो है वो 4,2 दिया हुआ है। तो बताओ x1 y1 दोनों, और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है ना। y एक्सिस का अपर वाला पार्ट पॉजिटिव, x एक्सिस का राइट साइड वाला पार्ट पॉजिटिव। उसी तरह y एक्सिस का पॉजिटिव के अपोजिट वाला नेगेटिव, x एक्सिस का पॉजिटिव का अपोजिट वाला नेगेटिव। तो चलो देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ कहाँ के हैं। x1 y1 4,2, तो x की तरफ 4, x की तरफ 4, y की तरफ 2,
सो 0 1 2, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये कितना है 4,2, ठीक है, 4,2। x2 y2 कितना है -4,3, तो x की तरफ -4 है ना, 0 1 2 3 4, x की तरफ -4, ठीक है, x की तरफ कितना -4, y की तरफ कितना 3 है, तो 0 1 2 3, मीन्स की कहाँ पे आ जाएगा, ये पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, ये पार्ट। तो ये कितना है -4,3। अब -5, -4, तो -5 दोनों नेगेटिव, -5 किधर आ जाएगा भाई, ये देखो x की तरफ -5, ये 4 था, ये कितना हो जाएगा -5, और ये -4 किधर है 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा कितना, हाँ तो -5,4, तो ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये जो पार्ट होगा -5, -4 होगा, ठीक है। एंड 2, -2, x की तरफ में 2, सो 0 1 2, x की तरफ में 2, y की तरफ में -2, तो 0 1 2, मीन्स की यहाँ पे ये वैल्यू आएगा, x की तरफ में 2, y की तरफ में -2। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस पे, क्लियर है। तो होप ये समझ में आ गया होगा कि एक्सिस एक्स वाई पे कैसे हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, किसी भी पोजीशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर है। आगे बढ़े, ओके। अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन है, बट मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि यहाँ पे डेरिवेशन पार्ट हम नहीं कराएंगे, दैट इज आपको डेरिवेशन पार्ट आप 10th में भी पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हम वही चीज यूज करेंगे, यहाँ पे वही चीज हम स्टडी करेंगे जो हमें फिजिक्स में हेल्प करेगा, दैट्स इट। हमें फॉर्मूला देखना है यहाँ पर। अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच हम सिर्फ समझेंगे इस चीज को कैसे ये होता है, मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको एक्स वाई के टर्म में समझते हैं, ठीक है, एक्स वाई के टर्म में समझते हैं इसको। अब मान लेते हैं ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है P1 P2, इसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 है y1 है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब हमें ये निकालना है कि भाई ये लेट सपोज टू बी ए है, ये बी है, तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से पॉसिबल है। तो यही जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं x1 y1, तो ये जो ए बी का जो डिस्टेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। उसी तरह से अगर ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसका कैसे बनेगा, मान लो कि ये 0 ओरिजिन और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ये लेट सपोज टू बी ओ ए, क्लियर है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x1, y1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0, 0। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ OA जब निकालेंगे, सो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस या y2 माइनस y1, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, सो y1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही बात आती है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई ऐसा पार्ट है और हमें बीच का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों का अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है इस टाइप से, दोनों का अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए और बी पार्ट है, और हमें सी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट x2, y2, हमें सी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो सी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट का हमें निकालना है, ठीक है। उसी तरह से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2,
तो इस तरह से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला की यूज करके इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, अब हमें किसी भी लाइन का स्लोप अगर निकालना है, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी दो लाइन ज्वाइनिंग है जहां का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए बी नेमिंग किया हुआ है, थीटा एंगल दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 ये भी दिया हुआ है। सो इस केस में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई? tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप। tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप। हम लोग क्या लिखते थे? tan थीटा अगर स्लोप का मतलब क्या? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1। सॉरी, उल्टा बोल दिया क्या? पहले परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में कौन सा है? y वाला टर्म है। सो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही होता है ना परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये क्या हो जाएगा? पहले ये वाला पार्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट का डिफरेंस, परपेंडिकुलर बाई बेस। बात समझ रहे हो? ये वाला पार्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट का डिफरेंस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगा। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, जहाँ पे थीटा क्या है? एंगल है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ। ये वाला, ये एक्स एक्सिस है और ये ऐसे पॉजिटिव एंगल बन रहा है। सो tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द ए, स्लोप ऑफ कोई भी लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करके हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, लेट्स सपोज टू बी y एक्सिस के पैरेलल और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो a है, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। अब अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि इस केस में मान लेते हैं कि यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, बता दो। अब जिसको समझ में आया होगा वो बता सकते हो आप। यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? x की तरफ में a, y की तरफ में 0। x की तरफ में, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पर है, सिर्फ x की तरफ बढ़ रहा है, ये y की तरफ नहीं। राइट, समझ रहे हो बात का? तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू क्या? 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो वहां पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो वहां पे उसका x कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू 0 होता है। ये बात ध्यान देना। क्लियर है? सो इस तरह से अगर हम इसके हिसाब से अगर देखें, क्यों देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? ये वाला पार्ट ax x की तरफ कितना बढ़ा है, x की तरफ ये कितना बढ़ा है, वो पार्ट देखेंगे ना, x की तरफ। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे जो हो जाएगा वो a हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह से अगर हम दूसरे टाइप का रहेगा तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात? यहाँ से क्योंकि ये y की तरफ बढ़ा है, ये y एक्सिस की तरफ बढ़ा है, यहाँ इस पॉइंट तक बढ़ा है ये, तो y का वैल्यू का कितना बढ़ा है? b डिस्टेंस बढ़ा है, तो y का वैल्यू b हो जाएगा। y का कोऑर्डिनेट्स, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स b हो जाएगा, है ना। b मतलब सबसे पहले हम लोग x को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x क्या हो जाएगा? 0, b, ये होगा यहाँ का कोऑर्डिनेट। मीन्स y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे 6 नंबर में जो हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं, तो ये प्लीज ध्यान देना कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज अ लाइन, है एक लाइन विच कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट c। c क्या है? इंटरसेप्ट। c क्या है? इंटरसेप्ट। c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। मतलब यहाँ से ये पार्ट अगर ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा चला गया, तो इंटरसेप्ट इसका ये पार्ट कहलाएगा, ये पार्ट सी है।
ठीक है, एंड मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड m इज इक्वल टू tan थीटा। ये जो m है वो tan थीटा है, दैट इज स्लोप। ये m tan थीटा, इसको स्लोप और ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अब ये केस है, केस यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मान लो कि कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, मतलब c इज इक्वल टू 0 है, जैसा कि ये डायग्राम दिया हुआ है, जैसा कि ये डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे c y की तरफ तो कुछ वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और y इज इक्वल टू लेट सपोज टू बी mx प्लस c फॉर्मूला होता है। सो y इज इक्वल टू mx, c इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से y इज इक्वल टू mx हो गया। इसका मतलब ये है कि जो लाइन फॉर्म हो रहा है, जो लाइन बन रहा है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है। क्या हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। सो दैट इसलिए क्योंकि यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 है, और इसलिए यहाँ पे क्योंकि y इज इक्वल टू सिर्फ mx ही है, y इज इक्वल टू क्या है, सिर्फ mx ही है। क्लियर है, क्लियर है। तो ग्राफ अब यहाँ पे x और y के बीच जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो dy बाई डी एक्स जो हम लोग लेंगे, मतलब y एक्सिस y वाला कंपोनेंट बाई x का कंपोनेंट dy बाई डी एक्स, दैट इज m इज इक्वल टू ये tan थीटा होता है। क्लियर है, आया बात समझ में, समझ गए आप। okay. अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर c 0 नहीं है, मतलब c कुछ बढ़ रहा है y एक्सिस की तरफ, c 0 नहीं है, तो ग्राफ उसका कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि c हमें कुछ वैल्यू चाहिए, यहाँ पे c हमें कुछ वैल्यू चाहिए, c 0 नहीं है, c इज नॉट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स c इज नॉट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स जो लाइन है वो लाइन 0 से नहीं, अब 0 से नहीं पास हो, ओरिजिन से नहीं निकल रहा है, अब वो कहीं इधर से निकल रहा है जहाँ पे c का कुछ वैल्यू है, जहाँ पे c का कुछ वैल्यू है, लेट्स सपोज टू बी a है, लेट्स सपोज टू बी a है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, इस केस में y इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप क्या, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो mx प्लस a इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, अगर c इज इक्वल टू a है। इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, बट है ना, x एक्सिस, अगर यहाँ पे x एक्सिस बना दूं तो ये भी पॉजिटिव एंगल बनाएगा, बट ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस व्हेन x गोज टू 0, ठीक है। सो y accordingly takes the value c, so the straight line with a start from y is equal to c instead of the origin, here also m is equal to tan theta is the slope of the straight line, तो ये तो हर जगह होगा भाई, m is equal to tan theta यहाँ पर स्लोप होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, ओके। अब यहाँ पे जब c is equal to 0 है बट m is less than 0, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव होने का मतलब ये स्लोप नेगेटिव तब हुआ जब एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर देन हुआ। सो इस केस में y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, mx, और c इज इक्वल टू 0 है, मतलब कोई इंटरसेप्ट, ये कोई वैल्यू, ये अगर ये यहाँ से पास होता तो ये c इज इक्वल टू 0 नहीं होता इस केस में, बट m इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, समझ रहे बात। तो ये केस ये वाला है। आते हैं नेक्स्ट केस में कि सब जब c नॉट इज इक्वल टू 0 है और m लेस देन 0 है। c नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है, और m लेस देन, तो 0 नहीं है, मतलब जो लाइन बन रहा है वो कुछ ऐसा है, c है, देखो c का कुछ वैल्यू है, यहाँ ये पार्ट, ये c का कुछ वैल्यू है, एंड m इज लेस देन 0, मतलब स्लोप जो बनेगा वो लेस देन 0 है ना, मीन्स कि m का जो वैल्यू है वो लेस देन 0, बट थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर है, तो उसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट केस के लिए ग्राफ कैसा बनेगा वो सिर्फ यहाँ पे हम समझा रहे हैं, है ना, ध्यान देना अच्छे से कि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लेट सपोज टू बी x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 is a line in the intercept from where a and b are the intercept on the axis of x and y respectively। अब दोनों तरफ ये इंटरसेप्ट दे दिया है, a की x एक्सिस की तरफ भी, y एक्सिस की तरफ भी, बट ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, यहाँ पे भी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे, तो ऐसे केस में जैसे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ
ऐसे बनेगा, x की तरफ में भी a इंटरसेप्ट, y की तरफ में b इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू 1। इसकी स्ट्रेट लाइन ये भी बनेगा, बट x की तरफ में इंटरसेप्ट होगा, y की तरफ में भी इंटरसेप्ट होगा। क्लियर है? क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, y माइनस y1 is equal to m into x minus x1 is the equation of a line through a given point x1 y1 and having a slope m. So slope is nothing but the slope m of the line ax plus by plus c is equal to 0 is given by, इस केस में m कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस ऑफ a बाय, तो डिफरेंट केस में स्लोप कैसे निकालना है वो यहाँ पे हमें बताया गया है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, अब क्वेश्चन है, बताओ। अब इतना सीख लिए, क्वेश्चन बता दो कि हमें इसका क्या करना है। 2 पॉइंट दिया हुआ है P1 और P2 और उसका हमें इक्वेशन लिखना है एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है। क्या करना है? स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाना पड़ेगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप है, हमें क्या स्टेप है, सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करो, स्लोप फाइंड आउट करो जो कि m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट जब दिया हुआ है तो m इज व्हाट, x2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। गलत कर दोगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे जब भी 2 पॉइंट दिया हुआ। तो y2 कितना है, देखो इसको कर लो, x1 ये y1 ये x2 ये y2, so y2 माइनस y1 मीन्स की 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मीन्स की 6 माइनस x1 कितना है 2, दैट इज 15 माइनस 7 इज 8 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 इज 4 दैट इज 2। तो इसका स्लोप जो हमें निकल कर आया वो 2 निकल कर आया। कितना निकल कर आया स्लोप, 2। कितना स्लोप निकल कर आया, 2। अब y इज इक्वल टू हम निकालते हैं mx प्लस c, सो दैट कि हमें इंटरसेप्ट पता चले। ठीक है, ये स्टेप 2 में हमें करना है। क्लियर है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m का वैल्यू कितना आ गया 2x प्लस c, है ना। अब हमें c फाइंड करने हैं। c फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो। ये p1 जो दिया हुआ है 2,7, तो यहाँ पे ले लेंगे ये x और ये वैल्यू ले लेंगे y, तब हमें c मिल जाएगा, है ना। सो y का वैल्यू कितना है 7 विच इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना है 2 विच इज इक्वल टू प्लस c। तो c इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3, मीन्स की इंटरसेप्ट कितना बनेगा यहाँ पे 3, मीन्स ये कि इसका जो ग्राफ कहाँ, ये 3 के छोड़ दो, इस पॉइंट पे मान लो 3 है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, बट ये पॉइंट जो दिया हुआ है हमें क्लियर है, यहाँ पे x की तरफ में 2 y की तरफ में 7, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 2,7 है और ये कहाँ है 6,15 है, ये P1 ये P2। क्लियर है? इक्वेशन क्या होगा, समझ में आया क्या, है ना। अभी तो हम लोग रिप्रेजेंट किए ग्राफ को, ग्राफ कैसे बनेगा बस ये, है ना, ग्राफ कैसे बनेगा इस टाइप का। बट y इज इक्वल टू mx प्लस c का वैल्यू बताओ, इक्वेशन क्या होगा,
y इज इक्वल टू m का वैल्यू 2x, c का वैल्यू 3। देखो ये होता है इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ ऑफ दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? जिसका इंटरसेप्ट 3 है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट की तरफ। अब इस लाइन को हमें प्लॉट करना है। क्या करना है? कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉटिंग। क्या करना है? प्लॉटिंग। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, बस हमें तरीका ही तो सीखना है भाई। फिजिक्स में और क्या सीखना है? तरीका, कैसे अप्रोच करना है हमको क्वेश्चन को। ठीक है, यही तो सीखना है। एक तरीका मैं बताऊंगा, मेथड 1 है ना। सबसे पहले y वाला पार्ट को एक तरफ कर लो, तो ये माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, और 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 12। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 12। यहाँ से y इज इक्वल टू ले लेते हैं। देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को ना y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना शुरू करो। अब जैसे जैसे ये फॉर्म दिया हुआ फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो 2x माइनस 12, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई कितना है? 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3x माइनस 12/3 कितना हो जाएगा? है ना, 12/3 इज 4। सो 2/3x माइनस 4। So y इज इक्वल टू कितना आता है? आया 2/3x माइनस 4। ठीक है, 2/3x माइनस 4। अब यहां से भी आप बना सकते हो। m का वैल्यू यहाँ पे कितना आया? 2/3। m का वैल्यू 2/3 और c का वैल्यू कितना आया? -4। है ना, यहां से हमें पता चल गया, इक्वेशन भी निकल गया, स्लोप और इंटरसेप्ट भी निकल गया, स्लोप और इंटरसेप्ट भी निकल गया। मतलब c इंटरसेप्ट है, बट किस डायरेक्शन में? नेगेटिव ऑफ y डायरेक्शन में। तो लेट सपोज टू बी -4 यहाँ पे है, +4 ऊपर में है। तो एक तो वैल्यू पता चल गया, क्या चीज? ये वाला y की तरफ में कितना है? -4। तो अब अगर हम यहां से x का वैल्यू अगर निकाल लें, ध्यान देना, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकाल लें, क्या चीज करके? क्या चीज करके? y का वैल्यू 0 पुट कर दे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सो लेट करना पड़ेगा दैट y इज इक्वल टू 0, देन 2/3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2/3x इज इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा बता? 2 2 4, x का वैल्यू 6। देखो x का वैल्यू 6 का मतलब यहाँ पे मान लो 6, x का वैल्यू 6। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? x की तरफ में 0, y की तरफ में -4, यहाँ पे x की तरफ में 6, y की तरफ में 0। आई बात समझ में? आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, दूसरा मेथड ये यहाँ पे ये था कि एक फॉर्मूला आपको बताया था x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, है ना, x/a। ठीक है, तो आपको करना क्या है? 12 से सबको डिवाइड कर दो। 12 से सब जब डिवाइड करोगे 2x/12 माइनस 3y/12 इज इक्वल टू 12/12। क्या हो जाएगा ये? 1/6x माइनस 1/4y इज इक्वल टू 1। मीन्स कि x के पास x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 6, y का कितना होगा? -4, और ये तो है, ये बाकी 1 है। मीन्स कि x/6 माइनस y/4 इज इक्वल टू 1। x की तरफ में x की तरफ में 6, देखो x की तरफ में 6, y की तरफ में -4 होगा, है ना। ये प्लस है तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे प्लस आप लिख लो और यहाँ पे माइनस साइन दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब a की तरफ
x इज इक्वल टू एक्स का कोऑर्डिनेट a है और a की जगह पे 6, तो ये 6 हो गया। y का कोऑर्डिनेट b है तो y की जगह पे -4 आप कंपेयर करोगे इससे, है ना, तो भी आप इसका ग्राफ को बना सकते हो। क्लियर है? तो ये दूसरा मेथड, ये पहला मेथड, आपको जो सही लगे उस मेथड को यूज करो, बट क्वेश्चन को सॉल्व करो। आज के लिए इतना ही, है ना। आगे नेक्स्ट जो पार्ट 6 है वो हम बहुत ही जल्द आएंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। जहाँ पे समझ नहीं आया हो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं तुरंत ही आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, खेलते रहो।